हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनय के में आपका स्वागत है और मैं हूँ राम स्वरूप सिद्ध। देखिए, हम बात कर रहे थे संविधान की विशेषताओं के बारे में हमने पहले पढ़ा। और आज हम बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में। किसके बारे में? प्रस्तावना के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना है। क्या है? प्रस्तावना है, जिसके द्वारा संविधान के मूल उद्देश्यों को स्पष्ट किया है, जिससे संविधान की क्रियान्विति तथा उसका पालन संविधान की मूल भावना के अनुसार किया जा सके। संविधान के गौरवपूर्ण मूल्यों को संविधान की प्रस्तावना में रखा है। तो इस प्रकार ये प्रस्तावना है। अब हम बात करते हैं कि संविधान की मूल प्रस्तावना है वो कौन सी है। तो देखिए, आगे हम बात करेंगे कि प्रस्तावना कौन सी। अब देखिए, प्रस्तावना में ये लिखा गया है कि हम भारत के लोग, कहाँ? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, यानी जिस दिन संविधान हमारा लागू हुआ था, तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, यानी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। देखिए, मिति इसका मतलब क्या हुआ? मार्गशीर्ष जो हिंदी महीनों के नाम हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये जो 12 हिंदी माह के नाम है। अंग्रेजी माह के नाम हो गए जनवरी, फरवरी, हिंदी में हो गए चैत्र, वैशाख। तो वो मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी आती है, उस दिन की बात करते हैं। संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रीत करते हैं। ये संविधान की है प्रस्तावना। अब देखिए, वापस चलते हैं, बात करते हैं कि देखिए, जो हमारी प्रस्तावना है, एक बार आरएस में प्रश्न पूछा गया था, जो प्रस्तावना है उसमें भारत नाम कितनी बार आया है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ध्यान रखना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व से संपन्न लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए, तो ध्यान रखना, भारत नाम 2 बार आया है। ही रहे एक हम भारत के लोग और भारत को एक संपूर्ण। तो ध्यान रखना, भारत नाम 2 बार आता है। आगे हम बात करते हैं, जो संशोधन हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 के द्वारा प्रस्तावना में निम्न संशोधन किए गए हैं। अब देखिए, कौन कौन से संशोधन किए गए हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर पहले की बात करें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर, किसके? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य प्रतिस्थापित किया गया है। अब ध्यान रखना, ये नाम थोड़ा सा चेंज किया है। पहले नाम था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इतना नाम था। अब इसमें देखिए जोड़ दिया गया कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये नाम इसमें जोड़ दिया गया। अब देखिए, प्रश्न बनता है कि ये नाम कब जोड़ा और कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा। तो ध्यान रखना, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में ये जोड़ा, उसकी धारा 2 के तहत। आगे हम बात करते हैं, एक था राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रतिस्थापित किया गया है। पहले नाम था राष्ट्र की एकता, अब जोड़ दिया है राष्ट्र की एकता और अखंडता। यह भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है। आगे हम बात करते हैं, इस संशोधन के बाद प्रस्तावना निम्नानुसार होगी। अब देखिए, पूरा संशोधन होने के बाद में हमारी जो प्रस्तावना है वो किस पार रही।
किस तरह रही इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये कहता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व से संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशुक्ल शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। ये इस प्रकार हमारी अब प्रस्तावना पूरी तरह से बन चुकी है। अब देखिए, ये प्रस्तावना जो आप बुकें देखते हो, जो स्कूलों में 9, 10, 11, 12 की क्लास की बुकें देखते हो, उसके पीछे ये दे रखा है, पूरा पेज दे रहा है, लास्ट वाला पेज है कवर वाला, उसमें ये सारी प्रस्तावना दे रखी है। तो देखिए, आगे हम बात करते हैं प्रस्तावना की विस्तृत विवेचना के बारे में बात करते हैं। ए नंबर है घोषणात्मक भाग। इसमें देखिए आता है कि हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग, इसका अर्थ क्या होता है? संविधान के निर्माताओं के अनुसार संप्रभुता अतः जनता में नीत है। किसमें नीत है? जनता में नीत है। सरकार के पास अथवा राज्य सरकार के विभिन्न अंगों के पास जो शक्तियां हैं वह सब जनता में से मिली है। वो शक्तियां कहाँ से मिली है? पूरी पूरी जनता से मिली है। प्रस्तावना में प्रयुक्त हम भारत के लोग इस संविधान को एकीकृत, अधिनियमित एवं आत्मप्रीत करते हैं। पदावली से यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है। कौन है? जो भारत का संविधान है उसका जो मेन स्रोत या अंग है वो कौन है? वो है भारत की जनता, अर्थात जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है। जो जनता ने प्रतिनिधि चुने हैं वो आगे जाके जो संविधान सभा में बैठते हैं उसमें संविधान का निर्माण होता है। आगे हम बात करते हैं उद्देश्य भाग। ये कौन सा है उद्देश्य भाग? उद्देश्य के भाग की बात करते हैं तो ये है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, इस पदावली से यह व्यक्त होता है कि भारत पूर्ण रूप से प्रभुता संपन्न राज्य है, आंतरिक और विदेशी मामलों में किसी अन्य विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। जो आंतरिक मामले हैं, जो भारत के अंदर के मामले हैं, और जो भारत के विदेशी मामले हैं उसमें विदेशी शक्ति नहीं है, सिर्फ भारत की शक्ति है। यानी संपूर्ण प्रभुत्व से संपन्न, यानी एकदम ये संपन्न गणराज्य बन गया है। इसमें बाहर की शक्ति का कोई मामला नहीं है। जो कार्य भारत की सरकार करती है वो ही भारत में लागू होता है। बाहर की शक्तियों का कोई यहाँ पर नियम लागू नहीं होता है। आगे बात करते हैं समाजवाद। समाजवाद शब्द को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को सम्मिलित करके उसे और अधिक स्पष्ट किया गया है। इसमें समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये भी याद रखना। आगे हम बात करते हैं पंथ निरपेक्ष। 42वें संविधान संशोधन 1976 में से जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। अब देखिए, जो लगभग जोड़ने वाले हैं वो हो गए 42वें संविधान संशोधन के तहत। ये भी थोड़ा हिंट याद रखना। इसका अर्थ यह है कि भारत धर्म के क्षेत्र में न धर्म विरोधी है न धर्म का प्रचारक है, बल्कि वह तटस्थ हैं जो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। अब देखिए, हम बात करते हैं, हमें कभी कभी पुस्तकों में या बोलचाल की भाषा में पढ़ते हैं कि धर्मनिरपेक्ष। अब देखिए, यहाँ धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ये शब्द है पंथ निरपेक्ष, जो 42वें संविधान 1976 के में जोड़ा गया है। अब धर्म की बात आता है, हमने शुरू कर दिया धर्म निरपेक्ष, लेकिन वो असल में शब्द है पंथ निरपेक्ष। ये भी आप ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं इस लोकतंत्रात्मक की बात करते हैं।
लोकतंत्रात्मक। इसमें देखिए क्या बताया है, इसमें बताया गया है, इससे तात्पर्य है कि भारत में राजसत्ता का प्रयोग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं और वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संविधान सभा को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का आश्वासन देता है। ये हुआ लोकतंत्रात्मक, क्योंकि जो जनता है, जो निर्वाचित सदस्य यूज करती हैं, वही आकर जाकर उत्तरदायी बनते हैं। आगे बात करते हैं गणराज्य। इसका अर्थ है कि भारत में राज्याध्यक्ष या सर्वोच्च व्यक्ति वंशानुगत न होकर निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। ध्यान रखना, गणराज्य का अर्थ होता है कि जो भी पद है, जैसे मान लो राष्ट्रपति का पद है, तो राष्ट्रपति का पद है, इसका मतलब यह नहीं कि राष्ट्रपति के जो वंश है, यानी जो उसके बाद में राष्ट्रपति के लड़के हैं, वही दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति जो उनका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है, क्योंकि वे वंशानुगत नहीं है, यानी उनका जो लड़का है वो आगे जाके राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है ये, क्योंकि ये भारत एक गणराज्य है। गणराज्य का मतलब यही हुआ कि बाद में जो व्यक्ति निर्वाचन होता है उनका, ना कि वंशानुगत। आगे हम बात करते हैं विवरणात्मक भाग। उसमें सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। इसका अर्थ क्या होता है? हम देखिए प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, प्रस्तावना में जो मेन पॉइंट है उसके बारे में फिर से वापस चर्चा कर रहे हैं। बात आती है सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय क्या होता है? क्योंकि प्रस्तावना में शब्द आया है सामाजिक न्याय, आर्थिक, राजनीतिक, ये सब शब्द आए हुए। तो हम बात करते हैं सर्वप्रथम सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समानता प्राप्त है। जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, नस्ल या अन्य किसी आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं हो। सामाजिक न्याय का मतलब हुआ कि समाज को साथ में लेकर चलना, सब में समानता रखना, किसी में भेदभाव नहीं रखना। आगे बात करते हैं आर्थिक न्याय। अनुच्छेद 39 यानी 39 में आर्थिक न्याय के आदर्श को स्वीकार किया। अब याद रखना, 39 में आर्थिक न्याय। प्रश्न पूछा जा सकता है आर्थिक न्याय कौन से अनुच्छेद में दे रखा है? तो है 39 आर्थिक न्याय के आदर्श स्वीकार किया गया है। इसमें राज्यों को अपनी नीति का संचालन इस प्रकार का करने के लिए कहा गया है कि समान रूप से सभी नागरिकों को आजीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। समुदाय की भौतिक संपत्ति का स्वामित्व और वितरण इस प्रकार हो जिसमें अधिकाधिक सामूहिक हित हो सके। पुरुषों व स्त्रियों को समान कार्य करने के लिए समान वेतन मिले। उत्पादन व वितरण के साधन का अहितकर केंद्रीकरण न हो। यह कहता है कि जो आर्थिक न्याय यानी पैसे का जो भी मामला है उसमें सब में समानता बरती जाए, इसमें केंद्रीकरण ना हो। देखिए एक शब्द है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब होता है केंद्र यानी एक ही स्थान पर होना। विकेंद्रीकरण मतलब होता है अलग अलग स्थानों पर होना। तो यहाँ केंद्रीकरण यानी एक स्थान पर ज़्यादा व्यक्ति कार्य करते हैं, उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है, और दूसरी जगह पर कम लोग काम करते हैं और कम सैलरी मिलती है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, सब में समानता होनी चाहिए। तो आर्थिक न्याय ध्यान रखना 39 धारा में है, और इसमें सबको समान, पुरुषों और स्त्रियों को सबको समान रखा गया और समान वेतन की भी बात की हुई है। आगे हम बात करते हैं राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की स्थापना संवैधानिक उपचारों द्वारा राजनीतिक न्याय के आदर्शों का मूर्त रूप प्रदान करता है, जो राजनीतिक न्याय कहलाता है। आगे हम बात करते हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसका अर्थ क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्रता का। इसका अर्थ क्या हुआ? भारतीय संविधान में नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई। यानी भारत का जो नागरिक है वो पूरी तरह से संपूर्ण है या स्वतंत्र है। कह सकते हैं कि स्वतंत्र है, वो धर्म के प्रति, उपासना के प्रति सब में स्वतंत्र है। वो कुछ भी कार्य कर सकता है जो मूल रूप से विरोधी ना हो, जो हमारे जो संविधान है उसकी उल्लंघना न करने वाले कार्य हो। बाकी सभी कार्यों में स्वतंत्र रूप से होता है। समानता,
समानता, देश के सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान की गई। समानता यानी सभी को समान अवसर दिया गया है, सभी को समान माना गया है। बंधुत्व, प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता की भावना बढ़ाने के लिए संकल्प किया गया है। आगे हम बात करते हैं व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता। इसका अर्थ क्या हुआ? व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता को अथवा कि हमारे संविधान निर्माता भारत की विविधताओं के अंतर्गत विद्यमान एकता से परिचित थे। वे चाहते थे कि हमारे नागरिक क्षेत्रीयता, प्रांतवाद, भाषावाद व संप्रदायवाद को महत्व न देकर देश की एकता के भाव को अपनाए। इसलिए हमारे संविधान में बंधुत्व तथा आदर्शों दो आधारों पर टिका है। जो आदर्श है दो आधारों पर टिका है, एक तो है राष्ट्र की एकता और एक दूसरा है व्यक्ति की गरिमा। इन दोनों पर हमारा राष्ट्रवाद टिका हुआ है। आगे हम बात करते हैं अखंडता। अखंडता का अर्थ क्या होता है? देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में अखंडता शब्द को सम्मिलित किया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 42वें 1976 की धारा 2 के तहत। इसका मूल उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है। एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है। आगे हम बात करते हैं उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रस्तावना या उद्देशिका में संविधान के मूलभूत आदर्शों को दर्शाया गया है। ये हमारा था चैप्टर फर्स्ट, संविधान की विशेषता और प्रस्तावना। उसमें यह हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की हम बातें कर लेते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, प्रस्तावना संविधान का सार, विश्व का सबसे विशाल संविधान, लिखित व निर्मित संविधान, संसदीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार वे करती है। ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं, इसको हम पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देश तत्व है, इनको भी पढ़ेंगे। समाजवाद राज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य, वयस्क मताधिकार, विलक्षण दस्तावेज, एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। तो इनमें काफ़ी पॉइंटों की हमने चर्चा की है और बाकी जो बचे हैं अगले टॉपिक में हम कंप्लीट करेंगे। अब देखिए कुछ और बचे हैं, उनकी बात कर लेते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, कठोरता व लचीलेपन के मिश्रण, विश्व शांति का समर्थक, आपातकालीन उपबंध। ये विशेषता याद रखना, आपको परीक्षा में आ सकती है कि इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो ये जो आपको याद है तो उसमें से आप छांट सकते हो। एकल नागरिकता व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था, ये भी संविधान दे रखी है। प्रस्तावना के महत्वपूर्ण बिंदु, भारतीय संविधान का एक संक्षिप्त सारपूर्ण घोषणा पत्र, ये हमारे प्रस्तावना का महत्वपूर्ण बिंदु है। अब आगे बात करते हैं, जो बुक के पीछे अभ्यास वाले प्रश्न दे रखे हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। 1 मई 1947, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। तो देखिए, जो अंगीकृत हुआ है वो हुआ है 26 नवंबर 1949। मिति मार्च शुक्ल सप्तमी विक्रम 2006। आगे हम बात करते हैं भारत के संविधान में अनुच्छेद है। अब देखिए, भारत के संविधान अगर कुल अनुच्छेदों की बात करें तो वो होते हैं 395। अब कुछ बच्चों की दिक्कत ये रहती है कि सर आपने तो बताया 395 अनुच्छेद है, उसके बाद में जो भी संशोधन हुए वो कहाँ गए। अब देखिए, मूल रूप से संविधान में जो अनुच्छेद हैं वो 395 है। अब जो संविधान में संशोधन होता है, जैसे मान लो धारा 21 में संशोधन हुआ है, तो 21 में जो संशोधन होगा वो अब संशोधन कहलाएगा 21(1), दूसरा होगा 21(2) या 21(a) या 21(k), इस प्रकार ये संशोधन होगा। तो अगर मूल रूप से बात करें तो 395 ही अनुच्छेद है। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये संविधान संशोधन आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिए गए? ये लिए गए आयरलैंड। आगे बात करते हैं, राज्यों में संवैधानिक संकट होने पर राष्ट्रपति शासन संवैधानिक किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? ये प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति शासन, मैंने धारा बताई 352, 56 और 360।
तो ये पूछ रहा है कि राष्ट्रपति शासन के बारे में पूछ रहा है, तो ये धारा है 356 और 360 वित्तीय आपातकाल। तो ये मैंने पहले बता चुका हूं मैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया है? ये शब्द हैं समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या अखंडता, क्योंकि गणराज्य, लोकतंत्र, बंधुत्व ये तो पहले से थे। ये प्रश्न पूछ रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए हैं, तो ये शब्द है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। ये कहता है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त है हम भारत के लोग वाक्यांश से तात्पर्य है। वाक्यांश से तात्पर्य है संविधान सभा के सदस्य, प्रारूप समिति के सदस्य, स्वतंत्रता सेनानी, संविधान को स्वीकार करने वाले भारत के नागरिक। ये पूछ रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना है हम भारत के लोग, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ संविधान को स्वीकार करने वाले भारत के नागरिक। इसका आंसर है। अगला प्रश्न है प्रस्तावना न्याय का स्वरूप है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, उपरोक्त सभी। तो ये जो प्रस्तावना न्याय का है वो है उपरोक्त सभी। तो देखिए इस प्रकार हमारा कक्षा 12 का पहला चैप्टर हुआ है संविधान की विशेषता और प्रस्तावना, ये शब्द हुआ है। इसके बाद में अगला चैप्टर आएगा हमारा मूल अधिकार, नीति निर्देश तत्व और मूल कर्तव्य। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जो भी कक्षा 12 में दे रखे हैं अच्छे से उसको हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमारा ये था आज का टॉपिक प्रस्तावना। इसके बारे में हमने खूब अच्छी तरह से हर पॉइंट को पढ़ा। तो आप लगातार तैयारी करते रहिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।